हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा इकोनॉमिक्स का टॉपिक है सोशल सिक्योरिटी, सोशल असिस्टेंस, सोशल इंश्योरेंस। हमारा प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा से क्या अभिप्राय है? इसके प्रकारों सहित भारत में इसके उपायों की चर्चा करें। चलिए अब हम इसका विस्तारित चर्चा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उचित संगठनों के द्वारा निश्चित संकटों के विरुद्ध दी जाने वाली सुरक्षा सम्मिलित है, जो श्रमिकों को प्रदान की जाती है। ये संकट आकस्मिक होते हैं, जिसके विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से श्रमिक सुरक्षा नहीं प्राप्त कर सकता है, जैसे बेरोजगारी, दुर्घटना, बीमारी, अपंगता आदि। सामाजिक सुरक्षा का मुख्य ध्येय एक न्यूनतम आय एवं चिकित्सा सुविधा प्रदान करना है, जिससे आय स्रोत में किसी प्रकार की व्यवधान ना हो। सामाजिक सुरक्षा का अभिप्राय समाज के वे सभी कार्य एवं प्रलय जो व्यक्ति को उसकी बीमारी या अपंगता के कारण शारीरिक अक्षमता में सहारा करते हैं एवं बीमारी, अपंगता, बेरोजगारी, वृद्धावस्था या रोजगार पर लगे हुए व्यक्ति की मृत्यु होने के कारण आय में कमी या हानि से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सामाजिक सुरक्षा की 3 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, वे कानून द्वारा स्थापित हैं। नंबर 2 है, वे व्यक्ति के बेरोजगार, चोटग्रस्त, बीमार, वृद्धावस्था, मृत्यु होने पर आर्थिक मदद के रूप में आय के रूप में नगद भुगतान करती है। नंबर 3 है, इन सेवाओं के लाभ 3 रूप में प्रदान किए जाते हैं: सामाजिक बीमा, सामाजिक सहायता एवं लोक सेवा। अब हम सामाजिक सुरक्षा के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। टाइप्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा निम्न 3 प्रकार के हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 है सामाजिक बीमा, सोशल इंश्योरेंस। सामाजिक बीमा एक उपाय है जो व्यक्ति की आपत्ति काल में गरीबी एवं दुर्गति से सुरक्षा प्रदान करता है। सर विलियम वेबरेज के अनुसार सामाजिक बीमा अंशदान के बदले में दिया जाने वाला लाभ है, जिससे व्यक्ति जीवन निर्वाह स्तर को बनाए रख सके। सामाजिक बीमा को एक सहकारी कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जो कि बीमित व्यक्ति को अनिवार्य रूप से आवश्यक सुविधाएं प्रदान करता है। जब व्यक्ति बेरोजगार, बीमार या अन्य आकस्मिकताओं से ग्रसित है, इस न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय अंशदान श्रमिकों, नियोजकों एवं राज्य द्वारा किया जाता है। सामाजिक बीमा की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 है, इनमें एक सामूहिक धन की व्यवस्था की जाती है, जिससे सभी लाभ नगद या वस्तु के रूप में दिया जा सके। इस कोष में योगदान श्रमिकों, नियोजकों, राज्य द्वारा किया जाता है। नंबर 2 है, जब आय की पूर्ण हानि होती है, तो सीमा के अंतर्गत ये लाभ व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नंबर 3 है, ये लाभ अनिवार्य आधार पर विस्तृत रूप से लागू किए जाते हैं, अतः जो भी इसका लाभ उठाना चाहे उठा सकता है। अब हमारा टाइप 2 है सामाजिक सहायता, सोशल असिस्टेंस। सामाजिक सहायता कार्यक्रम अल्प आय वाले व्यक्तियों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने में सहायता करते हैं। यह सामाजिक बीमा का पूरक है उन व्यक्तियों के लिए जो सामाजिक बीमा का भुगतान करने में असमर्थ है। सामाजिक सुरक्षा के भुगतान हेतु सरकार राजस्व की व्यवस्था करती है। सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत बेरोजगारी सहायता, वृद्धावस्था सहायता, राष्ट्रीय सहायता एवं सार्वजनिक सहायता सम्मिलित है। सामाजिक सहायता की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। ये योजनाएं मुख्य रूप से राजकीय कार्य के अंतर्गत आती है, क्योंकि राज्य ही पूर्ण रूप से इसके लिए वित्त व्यवस्था करता है। पॉइंट 2 है, इनका उद्देश्य अल्प आय वाले व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। नंबर 3 है, ये लाभ 3 निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं, बशर्ते कि आवश्यक शर्तों की पूर्ति की गई हो। अब हमारा तीसरा टाइप है लोक सेवा, पब्लिक सर्विस।
लोक सेवा कार्यक्रम सामाजिक सुरक्षा का तीसरा प्रकार है। सामाजिक सुरक्षा लाभ सामाजिक सेवा योजनाओं द्वारा भी प्रदान किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों हेतु सहायता सरकार के राजस्व से सीधे प्रदान की जाती है। जो व्यक्ति निश्चित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं उन्हें ये नगद भुगतान या सेवाओं के रूप में प्रदान की जाती है। यद्यपि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों की विभिन्न विशेषताएं सब में समान ही होती है। अब हम भारत में सामाजिक सुरक्षा की मुख्य व्यवस्थाओं पर चर्चा करेंगे। भारत में सामाजिक सुरक्षा की अधिकतर योजनाएं पहली श्रेणी में आती है। सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेष व्यवस्था पर संक्षिप्त में विचार करेंगे। फर्स्ट है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट 1923। भारत में सामाजिक सुरक्षा की शुरुआत 1933 में हुई, जब श्रमिक क्षतिपूर्ति अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत केवल कारखानों और दूसरे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिक आते हैं और इनमें औद्योगिक दुर्घटना और काम करते हुए व्यावसायिक रोग लग जाने की स्थिति में श्रमिकों और उनके परिवार के लोगों को हर्जाने की व्यवस्था है। इस अधिनियम के अंतर्गत कारखानों के अलावा खनन, परिवहन, बगान, बिजली उत्पादन, भवन निर्माण आदि सभी उद्योग आते हैं। यह अधिनियम उन उद्योगों पर लागू नहीं होते जिनके श्रमिक कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा के लिए हुए हैं। 1984 से पहले इस एक्ट के अंतर्गत केवल 1000 से कम मासिक वेतन या मजदूरी वाले श्रमिक को सुरक्षा दी जाती थी, परंतु 1984 के संशोधन के पश्चात मजदूरी संबंधी प्रतिबंध हटा दिया गया। नंबर 2 का व्यवस्था है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। यह अधिनियम कुछ विशेष उद्योगों में महिला श्रमिकों को मातृ लाभ की व्यवस्था करता है। इसके एक्ट के अंतर्गत महिला श्रमिकों को बच्चे के जन्म से 6 सप्ताह पहले और 6 सप्ताह बाद तक मजदूरी सहित छुट्टी पाने का अधिकार है। यह एक्ट उन कारखानों, सर्कस, बगान पर लागू होता है जिनमें 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हो। मातृत्व अधिनियम 1961 में लाभ प्राप्त करने के लिए मजदूरी के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कदम 1948 में उठाया गया, जब कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम पास हुआ। इसके अंतर्गत बिजली से चलने वाले गैर मौसमी कारखाने जिनमें 10 या अधिक श्रमिक काम करते हैं और बिजली से ना चलने वाले कारखाने जिनमें 20 या अधिक श्रमिक काम करते हो, 1 मार्च 2010 से इस अधिनियम के अंतर्गत उन कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त है जिनकी मासिक मजदूरी 15,000 रुपये से कम है। कर्मचारी बीमा योजना का लाभ 2015 टू 2016 में 101 नए क्षेत्रों में कार्यरत 1.28 करोड़ लोगों तक पहुंचाया गया। इस प्रकार अब इस योजना के तहत लाभ भोगियों की संख्या 7.89 करोड़ हो गई है। अब हमारा जो आगे का है वो है भारत में सामाजिक सुरक्षा के उपायों का मूल्यांकन। पॉइंट 1 है सीमित दायरा। भारत में सामाजिक सुरक्षा की योजनाओं पर विचार करने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इनका दायरा बहुत सीमित है। उदाहरणतः राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1999 टू 2000 में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि देश के असंगठित व संगठित क्षेत्रों में कुल 39.9 करोड़ व्यक्ति कार्यरत हैं, जिसमें से मात्र 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इस प्रकार 37.1 करोड़ व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत इन लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की कोई उपयुक्त योजना नहीं है।
संगठित व और असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के अलावा बहुत सारे लोग ऐसे वर्ग में आते हैं जिसे रोजगार अयोग्य वर्ग कहा जा सकता है, जैसे वृद्ध व बीमार व्यक्ति, अंगहीन व्यक्ति इत्यादि। इन लोगों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। नंबर 2 है एकीकृत योजना का अभाव, लैक ऑफ एन इंटीग्रेट स्कीम। भारत में सामाजिक सुरक्षा की कोई एकीकृत योजना नहीं है। इसकी वजह से सामाजिक सुरक्षा के लिए विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत अलग अलग व्यवस्थाएं की गई है, जो कुछ मायनों में एक ही तरह की है। इससे प्रशासनिक स्तर पर धन और प्रयास दोनों की बर्बादी होती है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्थाओं से लोगों को मिलने वाले लाभ बहुत सीमित है। उदाहरण के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अंतर्गत स्थापित चिकित्सालय और औषधालय आवश्यकता से बहुत कम है। प्रायः इनमें डॉक्टर, नर्स आदि कम रहते हैं और सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं। नंबर 3 है बेरोजगारी बीमा का अभाव, एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। भारत में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की सबसे बड़ी बेरोजगारी बीमा का अभाव है। अनेक विकसित देशों में उन सभी लोगों को जो काम करने के लिए इच्छुक होते हुए भी काम पाने में असमर्थ रहते हैं, सरकार से बेरोजगारी अनुदान मिलता है। लेकिन अन्य अल्प विकसित देशों की तरह भारत में भी इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इस पर आने वाला खर्च इतना ज़्यादा होगा कि वह सरकार की सामर्थ्य के बाहर होगा। फिर भी यह मानना ही पड़ेगा कि किसी भी देश में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था उस समय तक पूर्ण नहीं मानी जा सकती जब तक वहां सरकार बेरोजगारी अनुदान की व्यवस्था नहीं करती। आज का हमारा ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट फॉर मोर वीडियोज़।